परिचय। मैं और मेरा अक्स। मेरा नाम मीरा है। आज जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो 28 साल की एक परिपक्व महिला दिखाई देती है, लेकिन मेरी आंखों में आज भी वही 17 साल वाली मीरा छिपी है। मेरी कद-काठी सामान्य भारतीय लड़कियों जैसी ही है। 5 फीट 3 इंच, रंग एकदम साफ जैसे कच्चा दूध। मेरे बाल कमर तक आते हैं, घने और काले, जिन्हें मैं अक्सर खुला रखना पसंद करती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण है। जब मैं हंसती हूँ तो गालों में हल्का सा गड्ढा, डिंपल पड़ता है। ये कहानी उस समय की है जब मैं 11वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम में थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था और दुनिया बहुत रंगीन लगने लगी थी। मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी, लेकिन फिजिक्स मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। न्यूटन के नियम और आइंस्टाइन की थ्योरी मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी। मेरी बोर्ड परीक्षाएं तो नहीं थी, लेकिन 11वीं का फाइनल एग्जाम सिर पर था और मुझे फेल होने का डर सता रहा था। रोहन का आगमन। उन्हीं दिनों गर्मियों की छुट्टियों में मेरी बुआ जी का बेटा रोहन हमारे शहर आया हुआ था। रोहन दिल्ली के एक बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था और अपनी इंटर्नशिप के सिलसिले में 2 महीने के लिए हमारे घर रहने आया था। रोहन मुझसे लगभग 6 साल बड़ा था, यानी उस वक्त उसकी उम्र 23 साल रही होगी। रोहन का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसे एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। वो लंबा था, लगभग 5 फीट 11 इंच, चौड़े कंधे और हल्की दाढ़ी, स्टबल, जो उसे बहुत ही संजीदा और आकर्षक बनाती थी। उसकी आवाज़ में एक भारीपन था जो कानों को बहुत सुकून देता था। जब वो पहली बार घर आया और मेरे पैर छुए, वो रिश्ते में बड़ा था फिर भी मजाक में, तो मैं शर्म से लाल हो गई थी। माँ ने मेरी फिजिक्स की समस्या का हल रोहन में ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, मीरा, रोहन इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो उसी से क्यों नहीं पढ़ लेती। मुझे झिझक तो हुई क्योंकि रोहन भाई, मैं उन्हें भैया नहीं कहना चाहती थी, पर संस्कार मजबूर करते थे, थोड़े गंभीर स्वभाव के लगते थे। लेकिन मैंने हाँ कर दी। वो शामें और पढ़ाई। तय हुआ कि रोहन अपनी ऑफिस की इंटर्नशिप से आकर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक मुझे पढ़ाएगा। हमारा स्टडी रूम घर की पहली मंजिल पर था, जिसके साथ एक बड़ी खुली छत, बालकनी जुड़ी हुई थी। पहली शाम जब रोहन कमरे में आए तो उन्होंने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी, जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थीं। उन्होंने आते ही कुर्सी खींची और बोले, तो मिस मीरा, सुना है न्यूटन साहब तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। उनकी इस बात पर मेरी हंसी छूट गई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत औपचारिक रहे। वो मुझे समझाते, डायग्राम बनाते और मैं बस उन्हें देखती रहती। सच कहूं तो मेरा ध्यान फिजिक्स के फॉर्मूलों से ज़्यादा रोहन के हाथों पर रहता था, जब वो पेन घुमाते थे या जब वो किसी सवाल को समझाने के लिए अपनी बौहें सिकोड़ते थे। उनकी खुशबू, एक अजीब सी सौंधी और मर्दाना महक, पूरे कमरे में फैल जाती थी, जो मुझे मदहोश करती थी। बिजली का जाना और मोमबत्ती की रोशनी। करीब 10 दिन बीत चुके थे। हम दोनों में थोड़ी बेझिझक बातचीत शुरू हो गई थी। एक शाम बाहर बहुत तेज आंधी चल रही थी। मौसम खराब होने की वजह से अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं डर गई और अपनी कुर्सी से उठने ही वाली थी कि रोहन की आवाज़ आई, डरो मत मीरा, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास कोई मोमबत्ती या टॉर्च है? मैंने कहा, जी मैं अभी लाती हूँ। मैं अंधेरे में टटोलते हुए उठी, लेकिन मेरा पैर मेज़ के पाए से टकराया और मैं लड़खड़ा गई। इससे पहले कि मैं ज़मीन पर गिरती, 2 मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया। वो रोहन थे। अंधेरे में भी मैं उनकी सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उस पल समय जैसे थम गया। बाहर बादलों की गरज थी, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ मेरे दिल की धड़कन शोर मचा रही थी। हम कुछ सेकंड जो मुझे सदियों जैसे लगे, उसी स्थिति में रहे। फिर रोहन ने धीरे से मुझे सीधा किया और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च जलाई। रोशनी में मैंने देखा कि हम एक दूसरे के कितने करीब थे। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और रोहन की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उन्होंने गला साफ करते हुए कहा, ध्यान से मीरा, चोट लग सकती थी। मैंने बस सिर हिलाया। उस दिन लाइट वापस नहीं आई और हम छत पर जाकर ठंडी हवा में खड़े हो गए। पढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन हमने ढेर सारी बातें की। रोहन ने मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाए और मैंने उन्हें अपनी स्कूल की शैतानियाँ। उस अंधेरी शाम ने हमारे बीच की दीवार को गिरा दिया था। वो बारिश और भीगा हुआ पल। ये घटना उसके 2 दिन बाद की है। रोहन शाम को जल्दी घर आ गए थे। मौसम फिर से बेईमान हो रहा था। हम छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि अंदर गर्मी थी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
हम किताबें समेटकर अंदर भागने ही वाले थे कि हवा के तेज झोंके से मेरे फिजिक्स के नोट्स उड़कर छत के दूसरे कोने में जा गिरे, जहां बारिश का पानी तेजी से भर रहा था। वो नोट्स बहुत ज़रूरी थे। मैं उन्हें बचाने के लिए बारिश में दौड़ पड़ी। रोहन भी मेरे पीछे आए। जब तक मैं नोट्स उठाती, मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। मेरी सलवार कमीज पानी में भारी होकर मेरे शरीर से चिपक गई थी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, रोहन मेरे ठीक सामने खड़े थे। वो भी भीग चुके थे। पानी की बूंदें उनके बालों से टपककर उनके गालों से होती हुई उनकी शर्ट के बटन में समा रही थी। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, पागल हो क्या? कागज के टुकड़ों के लिए बीमार पड़ जाओगी। उनकी आवाज में डांट थी, लेकिन आंखों में फिक्र। उन्होंने मुझे खींचकर छत के उस हिस्से में ले जाने की कोशिश की जहां शेड छांव थी। उस हड़बड़ाहट में मेरा पैर फिसला और हम दोनों दीवार के सहारे गिरते गिरते बचे। इस बार रोहन ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ रखा था ताकि मैं गीले फर्श पर ना गिर जाऊं। बारिश का शोर बहुत तेज था, लेकिन हमारे बीच एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। रोहन की नज़र मेरी भीगी हुई लटों पर थी जो मेरे गालों पर चिपकी थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उन लटों को मेरे कान के पीछे कर दिया। उनके ठंडे हाथों का स्पर्श मेरे जलते हुए गालों पर बिजली की तरह दौड़ा। मुझे लगा जैसे वो मुझे चूम लेंगे। मेरा दिल चाह रहा था कि वो ऐसा ही करे। मैं अपनी आंखें मूंदकर उस पल का इंतजार करने लगी। तभी नीचे से माँ की आवाज़ आई, मीरा, रोहन अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। हम दोनों झटके से अलग हुए। रोहन ने एक गहरी सांस ली और उधर मुड़ गए। मैं कांपते हाथों से अपनी गीली किताबें समेटकर नीचे भाग आई। बीमारी और देखभाल। जैसा रोहन ने कहा था वही हुआ। उस बारिश में भीगने की वजह से अगली सुबह मुझे तेज बुखार हो गया। मेरा शरीर तप रहा था और गले में तेज दर्द था। मैं अपने कमरे में कंबल में लिपटी पड़ी थी। माँ दिन भर मेरे पास रहीं, काढ़ा और दवाइयाँ देती रहीं। शाम को जब रोहन ऑफिस से आए तो उन्हें पता चला कि मैं बीमार हूँ। माँ किचन में खाना बना रही थी। रोहन सीधे मेरे कमरे में आए। मैंने आंखें खोलकर देखा, उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कहा था ना मैंने, बीमार पड़ जाओगी, रोहन ने मेरे बिस्तर के किनारे बैठते हुए कहा। उनकी आवाज़ में अब वो शक्ति नहीं थी, बल्कि एक नरमी थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। उनका हाथ ठंडा था और मेरे तपते माथे को बहुत सुकून मिला। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत तेज बुखार है, वो बुदबुदाए। फिर उन्होंने साइड टेबल पर रखा गीला तौलिया उठाया और मेरे माथे पर पट्टियां रखने लगे। माँ बीच बीच में आती, लेकिन रोहन ने उन्हें कहा, मामी जी आप आराम कीजिए या खाना बनाइए, मैं मीरा के पास बैठता हूँ। मुझे वैसे भी इसे कुछ ज़रूरी नोट्स समझाने थे, पर अब बस देखभाल कर लूँगा। माँ आश्वस्त होकर चली रही। कमरे में हम अकेले थे। रोहन बार बार पट्टी बदलते और बीच बीच में मेरे बालों को सहलाते। मैं बुखार की बेहोशी में थी, लेकिन मुझे उनका स्पर्श महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ कंबल से बाहर निकाला और उनके हाथ पर रख दिया, जो मेरे बिस्तर पर रखा था। रोहन ने अपना हाथ नहीं हटाया, बल्कि उन्होंने अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा लीं। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, रोहन आप जा रहे हैं क्या? इंटर्नशिप खत्म होने वाली है। रोहन ने मेरी आंखों में देखा और बोले, अभी तो नहीं जा रहा हूँ, और अगर जाऊँगा भी तो तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। मुझे आपकी आदत हो गई है। ये कहते हुए मेरी आंखों से आंसू निकल आए। शायद ये बुखार की कमजोरी थी या बिछड़ने का डर। रोहन झुककर और करीब आए। उन्होंने मेरे आंसुओं को पोंछा और मेरे माथे पर एक बहुत ही कोमल, बहुत ही पवित्र चुंबन दिया। वो चुंबन किसी भी वासना से परे था। वो एक वादा था, एक सुरक्षा का एहसास था। जल्दी ठीक हो जाओ मीरा, उन्होंने फुसफुसाया। हमें अभी पूरी दुनिया घूमनी है, सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी। विदाई और एक नया वादा। अगले 4-5 दिनों में मेरा बुखार उतर गया, लेकिन रोहन के जाने का समय करीब आ गया। वो दिन भी आ गया जब उन्हें वापस दिल्ली लौटना था। घर में सब उदास थे, लेकिन मेरी हालत सबसे खराब थी। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। रोहन अपनी पैकिंग खत्म करके मेरे कमरे में आए। मैं खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी ताकि उन्हें मेरे आंसू न दिखे। मीरा, उन्होंने पीछे से पुकारा। मैं मुड़ी नहीं। बिना गुड बाय बोले जाने दोगी मुझे? मैं मुड़ी और दौड़कर उनके गले लग गई। मैंने परवाह नहीं की कि कोई देख लेगा। रोहन ने भी मुझे कसकर भींच लिया। मैं वापस आऊँगा मीरा, उन्होंने मेरे कान में कहा। बस तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और अपना ख्याल रखना। हम फ़ोन पर बात करेंगे, रोज़। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। ये तुम्हारे लिए है, जब भी मुझे याद करो इसे देख लेगा। उस डिब्बी में एक बहुत ही सुंदर चांदी का पेंडेंट था, जिस पर एक छोटा सा तारा बना था। तुम मेरी जिंदगी का सबसे चमकता सितारा हो, उन्होंने मस्कराते हुए कहा। निष्कर्ष, रोहन चले गए, लेकिन वो अपने पीछे यादों का एक बहुत खूबसूरत कारवां छोड़ गए। हम रोज़ फ़ोन पर बात करते, घंटों बातें होती।
वो मेरा मार्गदर्शन करते रहे, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर। वो फिजिक्स जो मुझे डराती थी अब मुझे प्यारी लगने लगी थी, क्योंकि उसे रोहन ने पढ़ाया था। आज इतने साल बाद जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो मासूम प्यार, वो बारिश, वो बुखार और वो माथे का चुंबन, सब कुछ आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। लोग कहते हैं कि बचपन का प्यार कच्चा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि वही प्यार सबसे सच्चा होता है, क्योंकि उसमें कोई शर्त नहीं होती, बस एक दूसरे की खुशी की चाह होती है। रोहन आज भी मेरे साथ हैं और वो चांदी का पेंडेंट आज भी मेरे गले में चमकता है, हमारे उस अटूट रिश्ते की गवाह बनकर। धन्यवाद। जय हिंद।